नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। कल दोपहर बाद सियासी हलकों में सबसे बड़ी खबर परिसीमन बिल को दोबारा संसद में पेश करने को लेकर के शुरू हो गई। और सूत्र जो सरकार के सूत्र खबरें प्लांट करते हैं या कंकड़ फेंकते हैं, देखते हैं रिएक्शन क्या है। उन सूत्रों ने एक खबर प्लांट करके हेडलाइन बनवा दी कि एक स्पेशल जो है सेशन कॉल किया जाएगा मानसून सेशन के तुरंत बाद, यानी 15 अगस्त के बाद 16 से 18 या 17 से 19 या 17-18 2 दिन का 3 दिन का स्पेशल जो है सेशन होगा और उसमें परिसीमन बिल दोबारा पेश किया जाएगा और फिर परिसीमन बिल पास करके 816 सीटों वाला प्लान एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। लेकिन राहुल गांधी ने 816 वाला प्लान फेल कर दिया, चौपट कर दिया। रिजिजू को सामने आकर के बयान देना पड़ा। 22 सांसदों पर, इसके पीछे अगर आप जाएंगे तो 22 सांसदों पर बीजेपी रिस्क नहीं लेना चाहती। ये 22 सांसद डीएमके के हैं और 22 सांसदों का ही मामला नहीं है, जो 20 पहले से हैं जिस पर हम 2 दिन से रिपोर्ट कर रहे हैं उसको भी यहां जोड़ना होगा। 22 पर रिस्क नहीं लेना चाहते और 20 खतरे में है। तो ये कुल मिला जुला करके 42 सांसद जिनके भरोसे मोदी जी अपनी सत्ता को अक्षुण्ण बना लेना चाहते थे, इस सत्ता को बिल्कुल परमानेंट, कोई इसको कभी खतरा ना पैदा हो, ऐसे हालात में पहुंचा देना चाहते थे, वो प्लान फेल हो गया और मोदी को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। किरण रिजिजू का आधिकारिक बयान आ गया है। कल देर शाम तक चर्चा हुई थी स्पेशल सेशन के, हमारे यहाँ कार्यक्रम भी हुआ था, लेकिन रिजिजू का ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि सरकार ऐसे किसी स्पेशल सेशन के बारे में विचार नहीं कर रही है और कोई भी विशेष सत्र नहीं बुलाया जाएगा। ये स्टेटमेंट कल देर शाम में 7-8 बजे के बाद आया। इसका मतलब क्या है? संघ और भाजपा की कार्यशैली को करीब से देखने वाले लोग एक बात हमेशा कहते हैं कि ये पहले कंकड़ फेंक करके देखते हैं कि कितनी तरंगें उठ रही हैं, रिएक्शन क्या है। तो जो रिएक्शन हुआ और बंद कमरे में राहुल के साथ जो मीटिंग हुई, उन दोनों जगहों पर खतरा महसूस हुआ। हालांकि डीएमके के तरफ से बयान जो आ रहे थे वो बयान ऐसे थे जिसमें न इधर न उधर कोई श्योरिटी नहीं, कोई कंफर्मेशन नहीं कि डीएमके के 22 सांसद किधर जाएंगे। लेकिन खतरा बड़ा था। लगातार पिछले 3 महीने से 4 महीने से एक के बाद एक हार का सामना कर रहे मोदी के लिए ये रिस्क बहुत बड़ा हो सकता था। पहले 17 तारीख को अप्रैल में याद कीजिए, परिसीमन बिल 12 साल की सबसे बड़ी हार लोकसभा के भीतर देखा मोदी जी ने। उसके बाद जनजी आंदोलन, वहां सरेंडर करना पड़ा, घुटनों पर आना पड़ा। और फिर अगर ये उसी सीक्वेंस में अगर फिर हार जाते तो मोदी का जो औरा गोदियों ने बना रखा है वो औरा भी ध्वस्त हो जाता, खत्म हो जाता। भाऊ को लाइए तो आपको खबर, मैं जो आधिकारिक खबर आई है वो दिखा दूं। स्वागत है भाऊ। लाइए भैया, हेडलाइन लाइए, हेडलाइन लाइए। इसमें थोड़ा 22 सांसदों की गणित पहले समझना जरूरी है। लोकसभा में 2/3 बहुमत से कितना दूर एनडीए, विपक्ष के 22 एमपी का बदल रहा है मूड। ये भी हेडलाइन मैनेजमेंट है, लेकिन हम इस हेडलाइन के भीतर जो असली खबर है वो हम दिखाएंगे, आप तक लाएंगे। लाइए दिखाइए, 22 सांसद किसकी बात हो रही है? वही डीएमके वाली। सूत्रों का कहना है कि डीएमके के इस रुख का मतलब है यदि बिल में यह प्रावधान होता है कि राज्यों में विधानसभा की मौजूदा सीटों की संख्या में समान रूप से 50% की वृद्धि होगी तो द्रमुक समर्थन देने के लिए तैयार हो सकती है। यहां भी देखिए सूत्र ही आए हैं खबर लेके। अप्रैल में जो बिल सरकार ने पेश किया था तब ऐसी बात कही गई थी, लेकिन यह विधेयक में नहीं था, यह विधेयक पारित नहीं हो पाया था। अब ये जो अप्रैल में बात कही गई थी, अभी आगे मैं उसको क्लियर कर देता हूं क्या कही गई थी, जिसको छिपा लिया है खबर में। सरकार पिछले सत्र में जब यह बिल लाई थी तो द्रमुक ने इसका खुलकर विरोध किया था और इसे तमिलनाडु के हितों के खिलाफ बताया था। तब विधेयक के प्रावधानों की बात पर कोई चर्चा नहीं हुई थी।
सूत्रों का कहना है कि द्रमुक के ही दबाव में तब इंडिया गठबंधन ने इस विधेयक का विरोध किया था। तब सरकार को भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि स्थानीय निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाली कांग्रेस इस विधेयक का विरोध करेगी। द्रमुक के वरिष्ठ नेता त्रिरुचि शिवा ने कहा कि जो रुख पहले था वह अब नहीं है। अब हम कह रहे हैं कि पहले विधेयक का प्रारूप सामने हो, उसके बाद निर्णय करेंगे। आगे चलिए जरा, प्रारूप में क्या क्या खतरे हैं। अब देखिए, पीटीआई भाषा के अनुसार संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बुधवार रात को कहा कि महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयकों को लेकर 16 से 18 अगस्त के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। कल पूरे दिन इस पर 150 चर्चाएं हुई और रात में कहा कि कोई प्रस्ताव नहीं है। सरकार मौजूदा मानसून सत्र में संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने की नए सिरे से कोशिश कर रही है। इस विधेयक का मकसद 2029 में लोकसभा चुनाव में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करना और लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 816 करना है। ठीक है, अब ये रिपोर्ट तो आपने देख ली। अब इस रिपोर्ट में 3-4 पॉइंट में पहले रेखांकित कर दूं, भाव के पास उसी पे चलेंगे और कुछ रिएक्शन भी बाद में आपको सुनाएंगे। पहला पॉइंट कि डीएमके ने रिपोर्ट जो लिखा गया है, खबर का जो पूरा ड्राफ्ट है, लिखा गया कि डीएमके 50% पर तैयार हो सकती है। अप्रैल में डीएमके के ही कहने पर इंडिया गठबंधन रुकी थी। इस लाइन का मतलब है कि डीएमके की इस खबर पर बाकी दलों के भीतर भी एक संदेश देना कि मुख्य जो विरोधी डीएमके की थी वो तो पलटी मार रही है, तुम लोग क्यों अड़े हो। डीएमके सिर्फ इस बात पर अड़ी थी रिपोर्ट के मुताबिक कि 50% फ्लैट होना चाहिए सीटों की वृद्धि। अमित शाह का भाषण अंतिम भाषण था। बिल जब गिरा लोकसभा में तो अंतिम भाषण अमित शाह का था। उस भाषण में, पूरी जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूं, भाषण जाके पूरा सुन सकते हैं आप। अमित शाह भाषण के अपने आखिरी हिस्से में आए तो उन्होंने एक दांव खेला। कहा कि अगर आप लोगों को लगता है कि 50% फ्लैट कर दिया जाए, दक्षिण के राज्यों के साथ अन्याय हो रहा है, बिल में कुछ गलती रह गई है, तो मुझे 1 घंटे का समय दीजिए। 1 घंटे का समय, मैं यहीं 1 घंटे के भीतर बिल के अंदर ये पॉइंट ऐड करवाता हूं। मतलब बिल में लिखा जाएगा कि फ्लैट 50% सीटें, जो सीटों में वृद्धि होगी वो फ्लैट 50% होगी। 1 घंटे का समय दीजिए। और जैसे ही अमित शाह ने एक बोला, बिरला का भी मैं बता दे रहा हूं स्टेटमेंट, बिरला जी एकदम मतलब अति आतुर व्याकुल हो गए और तत्काल कहे कहे अगर आप लोग तैयार हैं तो मैं 1 घंटे के लिए सदन को यहीं पर रोकता हूं, 1 घंटे इंतजार कर लेते हैं हम लोग, इससे अच्छा क्या हो सकता है, सरकार का बिल पास हो जाए। मतलब वो तत्काल तत्काल उन्होंने प्रोएक्टिव होकर कहा जल्दी जल्दी आप लोग बता दीजिए, 1 घंटे के लिए 1 घंटे का समय ले लीजिए, हम तैयार हैं। पूरा सदन बोल दे एक बार, अमित शाह माननीय गृह मंत्री जी तैयार हो चुके हैं। मतलब जैसे बाजार लगती है ना, आओ 50 रुपए 50 रुपए 50 रुपए, उस टाइप से जल्दी आप लोग बताइए, जल्दी गृह मंत्री जी तैयार हैं, ऑफर है, खुला ऑफर है। तो वो बुध बाजार पैठ बाजार टाइप में वहां पर ऐलान करने लगे थे। उसके बावजूद इस बिल पर डीएमके का और इंडिया अलायंस का रुख नहीं बदला था। तो आज टी सिवा या स्टालिन कोई भी कहे, आज सिर्फ उसी पॉइंट पर रुख कैसे बदल सकता है। उसी पॉइंट पर, सिर्फ एक पॉइंट नहीं है ना। परिसीमन आयोग पहली बार सुप्रीम कोर्ट के दायरे से बाहर होगा। सुप्रीम कोर्ट, कोई भी सुप्रीम कोर्ट के हद से बाहर कोई नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट को कोई भी हो, संविधान के मूल ढांचे को चोट पहुंचाएगा तो सुप्रीम कोर्ट के पास अथॉरिटी है। इस परिसीमन आयोग को सबसे ऊपर कर दिया, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं उसके फैसले पर। बहुत सारे सवाल थे, लेकिन रिपोर्ट कह रही है कि उसी वजह से मामला रुका था। अब चलते हैं भाव के पास, इसीलिए इन सब पॉइंट्स को क्लियर करना था कि उस समय क्या हुआ था। भाव 22 सांसद डीएमके वाले, कुल मिला जुला करके सेटिंग नहीं हो पाई। सेटिंग होने के बाद इतने भोले भाले सीधे साधे नहीं हैं। ये स्पेशल सेशन की खबर कैसे और क्यों प्लांट करवाई गई थी? क्या ऐसे देखिए, ही मतलब ये हवा में? ये हाँ, ये संघ का बहुत पुराना टूल किट है। ये पत्थर डाल के देखते हैं कि कितनी अंदर, कितने गहराई कितनी है।
ये टेस्ट कर रहे थे, ये प्लान खबर करके टेस्ट कर रहे थे, और ये खबरें भी गोदी मीडिया से ही शुरू हो गई थी। यदि आप जोशी जी ने लिख दिया होगा, जोशी है ना वो जो लिख के देता है, उसको लिख दिया होगा तो ये चालू हो गया। बेसिक सवाल ये है, उस दिन हमने सारा पूरा कैलकुलेशन किया, किसी भी एंगल से वर्तमान में बगैर इंडिया गठबंधन के समर्थन के सिवाय ये बिल पास नहीं हो सकता। उसमें एक ही जुगाड़ हो सकता है, जो अल्टीमेट जुगाड़ है, कि आपको 61 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को निष्कासित करना होगा, 61 को। स्पेशल सेशन यदि आप बुलाएंगे 2 दिन का, तो उसमें आप निष्कासित नहीं करेंगे। आपको रेगुलर सेशन में ही जब आप 61 लोग करोगे निष्कासित, तब हाउस की स्ट्रेंथ इतनी रह जाती है कि 319 पर बिल पास होता है। अब ये 61 कैसे करेंगे? अब आपने ये डीएम को एक्सेप्ट भी कर लिया, डीएम के उधर भी चला गया, 319 प्लस 22, तो भी नहीं होता बिल पास। 360 चाहिए, फिर भी 360 नहीं होता। यदि 38 वाला जो ग्रुप है, जिसमें डीएम के है, आप है, एआईएमए है, और बहुत सिंगल वाले हैं, 38 वाला ग्रुप, वो पूरा अपसेट भी हो गया, तो भी बिल पास नहीं होगा। ये आंकड़ा ऐसा विषय फंसा हुआ है, ये आंकड़ा तभी हो सकता है जब आप समाजवादी पार्टी के 20-25 तोड़ के साथ में ले आओ, शरद पवार के साथ में ले आओ, 30-35 का आंकड़ा आपके पास चाहिए, और ये 38 जो है, ये सब साथ हो जाएंगे, तब आप वो 60-61 वाला बैरियर क्रॉस कर सकते हो। वर्तमान में 319 पर तभी पास हो सकता है जब आपके 61 उम्मीदवार आप निकाल दोगे। दूसरी बात, 50%, जो उन्होंने कहा कि मुझे 1 घंटे का टाइम दे दीजिए, ये 50% वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में नलिफाई करवाती है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम तुम्हारे जो आपने अमेंडमेंट किया उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन उसमें ये 50% वाला क्लॉज हम स्टे देते हैं, क्योंकि किसी भी देश में यूनिफॉर्म कानून होता है। आप दक्षिण भारत में हैं तो आपको 10 लाख लोगों पे एक सांसद, और आप उत्तर भारत में हैं तो 15 लाख लोगों पे एक सांसद, ये नहीं हो सकता। परिसीमन क्या होता है? परिसीमन होता है आपके सीटें जो बढ़वाने का मामला है, जो आपके यहां लॉक लगा था, और वो लॉक खुल गया अभी 2026 के बाद, जो पार्लियामेंट ने खुद कहा था कि 2025 तक, कोई 26 तक कोई अब बढ़ोतरी नहीं होगी। अब बढ़ोतरी जनसंख्या के अनुसार होगी। ओरिजिनल जो बिल पास हुआ है, महिला आरक्षण बिल, जो 2023 में पास हुआ, जिसका अध्यादेश 2026 में निकाला, ये गवर्नमेंट की सिंसियरिटी है महिलाओं के प्रति। 3 साल तक बैठे रहे बिल पे। वो बिल क्लियर कट कहता है कि 2026 की जनगणना के बाद आने वाले आंकड़ों पर परिसीमन होगा, और 2029 में फिर महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। 2026 की जनगणना का प्रोसेस अप्रैल से चालू हो गया है, आज उसको भी 3-4 महीने हो गए हैं। जनगणना 2026 की 2028 तक तो पूरी हो जाएगी, 28 को तो आंकड़े आ जाएंगे, और इस बार डिजिटल है तो जल्दी आ जाएंगे, तो उसके बाद 2029 तक परिसीमन भी हो जाएगा। इनका मुख्य उद्देश्य ये 50% का लॉलीपॉप देकर परिसीमन का जो कमीशन है उसको पास करवाने का था। और आपने जो कहा था अभी ओपनिंग रिमार्क में कि परिसीमन आयोग जो बन रहा है, वो एक नया ऐसा टूलकिट है जो इस देश के संविधान को, लोकतंत्र को खत्म करेगा। क्योंकि वो संविधान के भी ऊपर हो गया, सुप्रीम कोर्ट उसको क्वेश्चन नहीं कर सकता। परिसीमन आयोग जो पुराना था, उसका एक रूल था कि परिसीमन आयोग अपना परिसीमन का पूरा डाटा और परिसीमन क्या किया, ये लोकसभा और राज्यसभा में प्रस्तुत करता है, तो वहां से पारित होता है। लेकिन ये तो लोकसभा और राज्यसभा से भी छूट गए। नया परिसीमन आयोग लोकसभा के जिम्मेदार नहीं है, राज्यसभा के प्रति जिम्मेदार नहीं है, चुनाव आयोग के प्रति जिम्मेदार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के प्रति जिम्मेदार नहीं। तो आप एक ऐसा भस्मासुर पाल रहे हैं जो संविधान के भी ऊपर है। और परिसीमन का खेल क्या है, ये आसाम में हमने देख लिया। परिसीमन आयोग कैसा बिहेव करता है, ये हमने देख लिया। जम्मू कश्मीर में 2001 के डाटा पे परिसीमन
जम्मू उसी समय आसाम में 2011 के डाटा पे परिसीमन, कल तो वो आयोग कहेगा कि 2026 का जनगणना मेरे पास है, लेकिन मैं 2001 के ऊपर ही परिसीमन करूंगा। तो उसको ना करने वाला कौन है? उसको स्टे देने वाला कौन है? आप ऐसा भस्मासुर पाल रहे हैं। परिसीमन में आपने देखा आसाम में क्या हुआ, मुस्लिम बहुल जो सीटें थी वो 28 से 14 हो गई, आधी कर दी। क्या यही खेल है आपका? कि भाजपा के आने वाले 100 साल तक भाजपा जा ही नहीं सत्ता से? क्या आप कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी डिजाइन कर रहे हो हर लोकसभा की जहां भाजपा ही चुनाव जीते? ये तो टोटली गलत है। और 50% वाला मुझे समझ में नहीं आया। जब संख्या बढ़ती है सांसदों की तो लोक संख्या के अनुरूप में बढ़ती है। दक्षिण भारत के लिए एक है, उत्तर भारत के लिए एक है, नॉर्थ ईस्ट के लिए कि वो आदिवासी कहेंगे हमारे लिए अलग करो, आप कल यादव समाज कहेंगे हमारे लिए अलग करो, कल कोई वानखड़ी इकट्ठा होकर कहेंगे हमारे लिए अलग करो। ये अजीब बात है। मोदी तो कई मोदी रोशन कर रहे हैं अपना नाम, आपने देख ही लिया होगा। सारे मोदी इकट्ठा होकर बोलेंगे हमारे लिए अलग परिसीमन करो। तो आप क्या मजाक लगा के रखा है संविधान का? आप इनका छुपा एजेंडा, इनका हर बिल में एक छुपा एजेंडा होता है। 2023 में महिला आरक्षण बिल सिर्फ 2024 के चुनाव को मद्देनजर लाया था कि बहनों के लिए दिया, बहनों के लिए दिया, कब दिया, कैसा दिया पता नहीं। पिछला बंगाल के चुनाव में भी परिसीमन, उनको मालूम था उनके पास आंकड़े नहीं है, फिर भी लाया। महिला विरोधी, महिला विरोधी। अरे कहां महिला विरोधी? महिलाओं को आरक्षण दो, वर्तमान में 543 में दे दो ना, किसने रोका आपको? बंगाल के चुनाव में महिला आरक्षण कर देते। मेरी अभी भी चैलेंज है सरकार को, अब तो अध्यादेश निकल गया 33% का, आने वाले हर चुनाव में आप विधानसभा की कर दो 33%। परिसीमन का इंतजार क्यों करते हो? और जब परिसीमन होगा तो जनगणना के साथ जुड़ेगा, तो फिर लेटेस्ट जनगणना क्यों नहीं? 2001 की और 2011 की जनगणना क्यों? कोई सवाल नहीं है। हमारे सुविधा अनुसार, स्वादानुसार नमक डालते हैं। जम्मू कश्मीर में 2001, यहां 2011, यूपी में 2026, मध्य प्रदेश में 2001, महाराष्ट्र में 2011, फिर तमिलनाडु में 2001। और वो आप पूछ भी नहीं पाएंगे उसको कि साहब 2026 के आंकड़े आप 2001 में क्यों जा रहे हो? सवाल नहीं पूछोगे, परिसीमन आयोग है हम। और इनके पास ज्ञानेश कुमारों की कमी थोड़ी है। इस देश में सत्ता के दरबार में नाचने के लिए ब्यूरोक्रेसी तैयार बैठी हुई है। भाऊ, संविधान और लोकतंत्र से गद्दारी करने वालों की बहुत बड़ी फौज है यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी में। बिल में इस आयोग की अध्यक्षता के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस को रखा गया है कि पूर्व जस्टिस होगा। यहाँ पर चंद्रचूड़ से लेके गवई तक बेचारे कितने दिन से वेटिंग में बैठे हैं कि कोई काम मिले। अरे वो छोड़िए, जो स्पोक्स पर्सन जो बैठे, जो जज बन के आए हैं, पार्टी के प्रवक्ता जो हाईकोर्ट में जज हुए हैं, जो संघ की शाखा में जाने वाले जज है, नमस्ते सदावत सले मातृभूमेय, जो संघी होने में गौरव करने वाले लोग हैं, ऐसे कई लोग बैठे हैं एक लाइन में बैठे हुए। हमारे यहाँ जजेस संविधान को छोड़ के बाकी विचारधारा में मानने को तैयार है, जबकि संविधान के कस्टोडियन कहते अपने आप को। बागड़ी खेत को खा, बताइए। दो रिएक्शन, पॉलिटिकल रिएक्शन इस पर जो जब चर्चा हुई विशेष सत्र की, तो इस पर बड़ा एक पॉलिटिकल रिएक्शन भी बहुत तेजी से आया। जरा दो ही सुनवा देते हैं तो कई सारे, लेकिन दो सुनवा दीजिए। Special session. Is there any talk with the government? Government, given any information regarding? No. Government today, Parliamentary Affairs Minister met Kiran Rijiju for discussing delimitation things. What is the idea of opposition? These are the things he spoke to us, because some rumors are telling he spoke about delimitation. Then we suggested that we will come back. Nothing is there. Our stand is very clear. Whatever stand we took in the last parliamentary session, still we are on that stand.
There is no change on that. Opposition stand is very clear that. He cannot make confusions. His parliamentary affairs minister trying making confusion that informal wordings are happening, throwing out. Understood? No, this is not what they want. What is the stand of the opposition? Whether the opposition stand has changed or not? Our stand is very clear. Our stand is not changed at all. On FCRA also, on Special FCRA session की discussion बात held on हो रही है FCRA किसी also. का? FCRA, let them bring the FCRA bill. Then we will show them what is our attitude. He has already spoken. That I have spoken about that already. And then, is there any chance of special session? Special session की बात हो We are रही है. hearing also. We don't know. We don't know nothing. We don't know nothing. What is the purpose of the special session? एक बात इसमें सामने आई, राहुल गांधी से जो मुलाकात रिज्जू की हुई थी वो गतिरोध के लिए नहीं हुई थी, वो परिसीमन बिल के लिए हुई थी कि संसद का गतिरोध खत्म हो, इसके लिए नहीं, परिसीमन बिल के लिए समझा रहे थे। एक और रिएक्शन है तभी तमिलनाडु से। राहुल ने मना भी किया था। राहुल ने सिंगल वर्ड नो, नॉट एट ऑल। Sir, you all met yeah, no, we have made this a weekly feature where all the parties aligned from Tamil Nadu are meeting every Tuesday, and this time we had to push it by a day, and we're meeting today on a Wednesday to discuss issues of concern to Tamil Nadu. Last week we discussed about the Kaveri issue. Today we discussed in depth about the delimitation position of Tamil Nadu, what it will be the effect on us, how it will disadvantage us, and how we should all be united, and the position we should take in order to advance our arguments to the people of Tamil Nadu. So suddenly delimitation issue in the public domain. No, this has been there for some time. The government has attempted, and there's a lot of speculation that the government was trying to bring back the bill this time. And now we are also hearing some speculation, which I can't confirm, about having a special session. I don't know whether it's true or not. But whenever it is, we discussed about the pros and cons and the technicalities of the delimitation bill and what it will entail and what would perhaps be which we all believe would be quite disadvantageous to Tamil Nadu. So because of today, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju met Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi. What issue was discussed that time? No, I'm not privy to that meeting. I'm not privy to the meeting between the Parliamentary Affairs Minister and the Leader of the Opposition. But I am given to believe that the delimitation was discussed between them, but I'm not privy to the details of the meeting. So what's your take, sir, including all? See, we are very clear. When Mr. Rahul Gandhi, when he visited Tamil Nadu, very clearly said that we will oppose delimitation, and we will. We are all quite united in opposing the delimitation bill. So you see, the women's reservation bill need not be tied to the delimitation bill. The women's reservation can be given effect right away, and 181 seats can be reserved for women in a parliament of 543. We have some very strong objections to the delimitation on many counts. One, on increasing the size of the house. One, on the basis of population. One, on a uniform 50% increase. That entails a constitutional amendment to the fact that it can't be on population. So there are a lot of technical steps which also need to be overcome in order to bring about delimitation. But whatever formula the government proposed last time was disadvantageous. If they're coming up with a new formula, we'll have to study it. But in principle, we believe that Tamil Nadu, particularly states which have implemented family planning, which have for decades have followed government policy in making a concerted effort to reduce population, cannot be disadvantaged. And further, we also contribute more tax per GDP, per capita tax per GDP. We can't be penalized for contributing more, for having lesser population, than having lesser representation in parliament. That cannot be accepted. So that will be completely, will put Tamil Nadu, Kerala. ये दोनों वही फैक्ट बोला हो कि वही अच्छा कैसा हो सके। उसने ये भी कहा कि 50% पॉपुलेशन के साथ डीलिंग करना पड़ेगा आपको। डिलिमिटेशन विल हैव टू बी डीलिंक फ्रॉम द पॉपुलेशन। उसके लिए अलग अमेंडमेंट लाना पड़ेगा भाई, नहीं तो क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट से उतना पार्ट स्टे करवा देंगे, बोलेंगे देखो हमने तो कर दिया, अब कोर्ट ने मना कर दिया, बाकी चला जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद। कोर्ट के नाम पे तो सब जगह बिल फट रहा है ना। राहुल गांधी की सभा कैंसिल कोर्ट के नाम पे, इधर बच्चों के ऊपर के केस विड्रॉ कोर्ट के नाम से। जब मोदी डरता है कोर्ट को आगे करता है। हाँ, ये नया नारा है। तो ये कुल मिला जुला करके इसमें राहुल का बहुत बड़ा
रोल है जो ये बैकफुट पर गए हैं, उसके पीछे कई है। फिर हम चर्चा खत्म करते करते एक बार हम पॉइंटर्स और क्लियर कर दें। एक तो मना कर दिया किरण रिजिजू को। उससे पहले क्या किया, जो 22 सांसद वाला खेल है, जिस हिस्से को अभी हम शुरू किए थे लेकिन उसको हम नहीं अभी खोले। 22 सांसद ये क्यों फंसे? इन 22 सांसदों के साथ डीएमके के साथ बीजेपी बैकडोर बातचीत कर रही है, और अब से नहीं, पिछले 3 महीने से कर रही है, जब से विजय की सरकार बनी और 15 दिन बाद वहां पर माहौल देखा कि अब फर्टाइल है, तब से लगी थी। राहुल गांधी गए 1 हफ्ते पहले चेन्नई, और चेन्नई में खड़े होकर के उन्होंने जो बयान दिया था वो बहुत महत्वपूर्ण था। उस बयान में उन्होंने कहा कि डिलिमिटेशन बिल पर तमिलनाडु की जो भी पार्टी साथ देगी वो वो तमिलनाडु देशद्रोही। में हाँ, एटपन होगी, एटप्पन होगी। और ये एटप्पन तमिलनाडु जहां पर जो है वहां पर लोक कथाओं का और लोक प्रथाओं का, इन सब का बहुत ज्यादा वहां के पूरा सामाजिक प्रभाव। जीवन में प्रभाव है। तो एटपन बनने के लिए स्टालिन अगर बढ़ते हैं तो फिर ये तो स्टालिन का दुस्साहस होगा, क्योंकि एटपन तमिल लोक गाथाओं का सबसे बड़ा विलेन है, सबसे बड़ा खलनायक है। ये कहानी मैंने बताई थी। वीर पांड्या कट्टाबोमन जो 1799 में वहां का एक जैसे उस समय अलग अलग जागीरदार राजा होते थे, छोटे छोटे उसके, तो वो जागीरदार था, उसके किले पर अटैक किया अंग्रेजों ने। और अटैक किया तो खूब जम के लड़ाई हुई, लेकिन गोला बारूद रसद कम पड़ने लगा, तो वीर पांड्या कट्टाबोमन के जो वफादार सैनिक थे, उन वफादार सैनिकों के साथ सरेंडर नहीं किया कट्टाबोमन ने। इस देश में जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई के सबसे शुरुआती महानायक में गिनती होती है वीर पांड्या कट्टाबोमन की। वो उन वफादार सैनिकों के साथ जंगल में भाग गए। वीर पांड्या जंगल में चले गए, तो ये जंगल में थे कि यहीं पर हम फिर से वो करके और फिर अंग्रेजों से लड़ेंगे। तो ये एट्टपन जो लोक गाथाओं का सबसे बड़ा विलन बताया गया है वहां पर, ये एट्टपन था जिसने अंग्रेजों के लिए जासूसी की, मुखबिरी की, और फिर अंग्रेजों ने एट्टपन को, वो वीर पांड्या कट्टाबोमन को पकड़ा और फिर वहां पर एक इमली के पेड़ पर लटका करके फांसी दी, लटका दिया। तो तमिल इतिहास में और लोक गाथाओं में इतना बड़ा विलन है, उसको सबसे बड़ा खलनायक कहा जाता है, सबसे बड़ा खलनायक वहां पर है। तो इसीलिए बड़ा चुन करके नाम उस दिन दिया राहुल ने कि वो एट्टपन होगा। तो एट्टपन बनने के लिए मुझे लगता नहीं है कि स्टालिन या कोई भी, क्योंकि फिर नहीं, नहीं। वो तमिलनाडु के ये इतिहास से दूसरी बाहर फेंक बात है, दिया जाए। तमिलनाडु के इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में, जब जब बीजेपी के साथ कोई चला गया या हिंदुत्व वाली पार्टी के साथ चला गया, उसका वहां पानीपत हो गया, वो समाप्त हो गई। जितने जितने थोड़ा बहुत साइड लिया, वो बहुत तकलीफ में आ गया। यू कैन बी अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट टू सम एक्सटेंट, सेंटर से लेने के लिए, लेकिन अपने टर्म्स पे। डीएमके भी केंद्र में रही है, बीजेपी के साथ भी रही है, एआईएडीएमके भी बीजेपी के साथ में रही है, एआईएडीएमके, डीएमके ये दोनों कांग्रेस के साथ भी रही है, लेकिन अपने टर्म्स पे रहे। उन्होंने तमिलनाडु, और आपने देखा होगा, चाहे जयललिता बीच में छोड़ के चली गई, डीएमके बीच में विड्रॉ हो गए, ये सारे लोग अपनी द्रविडियन पॉलिटिक्स को बहुत बड़ी मानते हैं। और वर्तमान में नरेंद्र मोदी को साथ देना मतलब हार्डकोर हिंदुत्व पे साथ देना है। ये वहां पे बहुत बड़ी तकलीफ उनके लिए हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। कुल मिलाकर वो यही 38 वाला जो ग्रुप है, उसमें जो 22 लीडिंग थे वो भी टच हो गए। इधर जो इंडिया गठबंधन है उसमें टच से मस नहीं हो रहे, नए लोग टूट नहीं रहे हैं। वो जेएनजी आंदोलन के बाद जो टूटने के लिए रहता है उनको लगता है छोड़ दो, जो टूट के गए वो फिर से विचार कर रहे हैं कि क्या करें, क्योंकि कंफर्टेबल हो भी नहीं है वहां जाके। तो हाँ, जो आपने बंगाल में किया है वही फंसा है, अभी वही बंगाल फंसा में है, किया वही फंसा है। और उन तीनों का तो आज इंडियन एक्सप्रेस में डिटेल इंटरव्यू आया। उन तीनों ने कहा हाँ, कि भैया हम एनडीए में किसी हालत में नहीं जा सकते, इफ यू आर नॉट गोइंग विद एनडीए, फिर एनडीए के साथ आप कैसे? तो आपका ये हाँ, बीपी टूट गया, ये 17 पे आ गया। हाँ, इसमें अब वो खेल, मतलब जो आपने किया था वो आपके हाथ से निकल गया, नया ढूंढने गए तो वो नहीं मिल रहा है। धन्यवाद जेएनजी आंदोलन को, इस देश में विरोध करने की जो शुरुआत है, कहीं ना कहीं लोगों को ये जेएनजी ने समझा दिया। देखो कई बार बच्चे पढ़ाते, अपने माँ बाप को सिखाते, हाँ, बच्चों ने सिखा दिया कि अरे मूर्खों, विरोध करना शुरू करो, डरने की जरूरत नहीं। हम्म, डर के आगे जीत है, जो विज्ञापन है उसको वास्तविकता में जमीन पे उतारा जेएनजी ने।
और उसके बाद आप देख लेना सभी जगह बाई इलेक्शन में नतीजे क्या आ गए। बीजेपी में अंदरूनी बात हो रही है। अभी मैं छोटा सा एक उदाहरण दूं, हमारे यहाँ एक धाराशिव करके है, पुराना उस्मानाबाद, उसका धाराशिव जिला परिषद के अध्यक्ष थी, वो नए लॉट में है, इम्पोर्टेड लोग हैं सभी। तो कोई स्टेज पे किसी पुराने बीजेपी वालों को नहीं बुलाया, इसलिए वाद हुआ, तो उसने कहा कि पुरानों ने किया क्या है बीजेपी के लिए। उस बात के लेके पूरा बीजेपी में आंदोलित हुआ महाराष्ट्र, और उसको माफी मांगनी पड़ी फेसबुक पे कि मैंने गलत बोला, किसी को दुखाया होगा। तो पुराने वालों का बहुत, मतलब जो पुराने बीजेपी वाले हैं वो भी अब कहीं ना कहीं विद्रोह पे है कि भैया सही कह रहे हो, इस दोनों गुजरातियों का विरोध करना पड़ेगा, ये नई कल्चर भाजपा में नहीं चलेगी। चलिए खैर, इजाजत दीजिए, काम तो गड़बड़ हो ही गया है। दरअसल काम गड़बड़ हो गया है कि अब वही है कि नागपुर वाले एट्टप्पन से चेन्नई वाला एट्टप्पन अगर मिलेगा तब तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन फिर मैं कहता हूँ सावध रहिए बाबूराव, टोपी संभाल, हवा बहुत तेज है। और ये जरूर ध्यान रखिएगा कि यही तो देश जो है, तमिलनाडु वाले एट्टप्पन पहचान गए, देश नहीं पहचान पाया। अंग्रेजों से सिर्फ मुखबिरी और जासूसी अंग्रेजों के लिए एट्टप्पन ने नहीं किया था, कुछ और लोगों ने किया था। आप लोग पहचान नहीं पाए। चलिए इजाजत दीजिए। लोग सावरकर को भी पहचान गए। सावरकर के पोते ने भी बोला कि हाँ किया था, माफी मांगा। छोड़ दीजिए। इजाजत दीजिए हमें, हम फिर आ रहे हैं अगले कार्यक्रम में तुरंत। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।